अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, थर्ड चैप्टर द सेल हमने स्टार्ट किया था और आज का हमारा टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है, आइए जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। In multicellular organisms, the cell are specialized. There are many types of cells which are specialized in their structure and function. बहुत से cells हैं जो अपने structure और function में specialized होते हैं. Basically during cell division, सब cells एक ही तरह बनते हैं, एक ही जैसे होते हैं, but after that वो एक process से गुजरते हैं the specialization और differentiation के, जिसमें वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके साइज में तब्दीली आती है, स्पेसिफिक साइज को गेन करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को गेन करते हैं। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल या सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेल है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड स्पेशली ये लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल्स और ये लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब क्या होता है कि मीजोफिल सेल लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैप करने के लिए सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, और कन्वर्ट करता है वो लाइट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और ग्लूकोज में, बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इस तरह पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये सब कौन करवा रहा है? मीजोफिल सेल्स। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने अभी पीछे प्लास्टिड्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मैं इस वीडियो के कमेंट्स में जो है वो उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि अगर आप वो देखना चाहें तो कोई भी बच्चा वहां से जाकर देख सकता है। नेक्स्ट इज एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल बेसिकली प्रेजेंट द आउटर लेयर ऑफ प्लांट। दे आर फ्लैटेंड इन शेप एंड टाइटली पैक्ड। दे बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ प्लांट। एपिडर्मल सेल्स जो है ये पाए जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। ये उनकी आउटर लेयर बनाते हैं, पैकिंग की तरह काम करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को सेव करने का काम करते हैं। ये भी स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सम मॉडिफिकेशन इन एपिडर्मल सेल, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक दे आर प्रेजेंट इन रूट्स इन द फॉर्म ऑफ रूट्स हेयर। कुछ प्रोजेक्शन टाइप इनकी उंगली नुमा साख्तें उगती हैं इनके अंदर, बहुत छोटी छोटी बाल नुमा साख्तें। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, तौलिया, टॉवल के अंदर आप देखते हैं कि बुर होता है, बुर मतलब कपड़ा ऐसे लगाया होता है तौलिए में ताकि वो पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरह रूट हेयर्स, छोटी जो रूट्स हैं उनके ऊपर हेयर स्टाइल टाइप प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है ताकि वो सरफेस एरिया को रूट्स की इंक्रीज कर दे, और वो भी एपिडर्मस के बने होते हैं, एपिडर्मल सेल के। वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर्स बने होते हैं। तो अब एपिडर्मल सेल के दो काम हैं बेसिकली, एक तो प्रोटेक्शन फराहम करते हैं, आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, इंटरनल ऑर्गन्स को पौधे के प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल्स। Next is muscle cell. Muscle cell are specialized animal cell that can contract. ये ऐसे जानवरों के सेल्स हैं मसल सेल्स के, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सुकड़ सकते हैं। दे आर elongated cell filled with actin and other contractile protein. ये elongated मतलब के लंबूतरे इन शेप होते हैं। लंबूतरे आप समझते हैं ना, लंबे लंबे पाइप की तरह के लंबे शेप में होते हैं, लंबूतरी शेप में होते हैं, और इनके अंदर एक्टिन प्रोटीन और दूसरी कंट्रक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है। मसल सेल्स में भी कुछ इकसाम है। स्केलेटल मसल, स्केलेटन मसल जो आपके स्केलेटन, आपके ढांचे, आपकी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, उनको स्केलेटल मसल सेल्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं।
स्ट्राइएटेड का मतलब होता है बच्चों रिब्ड यानी कि स्ट्रिप्ड। अगर आप इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको धारीदार, जैसे चीते या जो टाइगर होता है उसके ऊपर या जिराफा होता है उसके बॉडी के ऊपर धारियां बनी होती हैं, इनकी आप शेप देखेंगे आपको धारीदार नजर आएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड। लॉन्ग होते हैं, लंबे, स्ट्राइएटेड होते हैं, बोन्स के साथ ये अटैच होते हैं और ये वॉलेंट्री इन मोशन होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से इनको हरकत दी जा सकती है, जैसे कि हाथ ऊपर करना, नीचे करना, हाथ को बंद करना, मतलब आप इन्हें अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं। अब आपने पानी पीने जाना हो तो आप अपनी मर्जी से कदम उठाते हैं, तो ये वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं। दूसरे हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या हैं? कार्डियक मसल्स दिल के सेल्स को कार्डियक मसल सेल्स बोलते हैं। ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं यानी कि लंबे लंबे होते हैं, और अगर आप इनको देखें तो स्ट्रिप्टेड होते हैं, स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, लेकिन ये साथ ब्रांच्ड भी होते हैं। ये शाखदार होते हैं, एक से ज़्यादा शाखें होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल शाखदार यानी कि ब्रांच्ड नहीं होते। ये पाए जाते हैं दिल की वॉल्स के अंदर, हार्ट वॉल्स के अंदर। दे आर involuntary in action and their contraction result in the pumping action of heart. ये इनवॉलेंट्री होते हैं, आप अपनी मर्जी से इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। जब आप पैदा हुए थे, आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी बच्चों, सबसे पहले आपका दिल बना था, और जब से ये दिल धड़कना शुरू हुआ है, हार्ट बीट स्टार्ट हुई है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चल रही है, और ये जब तक आप मर नहीं जाते तब तक चलेगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट मसल्स, तो इसके नतीजे में दिल की पंपिंग होती है। पंपिंग किस चीज़ की होती है? खून की। तीसरे जो मसल सेल्स हैं वो हैं स्मूथ मसल सेल। ये स्पिंडल शेप होते हैं, लंबूतरे नोकदार टाइप होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड, ये स्ट्रिप्टेड इनका स्ट्रक्चर नहीं होता, धारीदार नहीं होते। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन। ये इनवॉलेंट्री हैं, आप अपनी मर्जी से इनको हरकत नहीं दे सकते, और ये आपके इंटरनल ऑर्गन की वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है बेटा खुराक की नाली। खुराक की नाली की जो इनर वॉल है वो बनी होती है स्मूथ मसल्स की, और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट देते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ फूड, जिसको पैरास्टालसिस बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ निगलते हैं तो वो सीधी आपके हलक से आपके स्टमक तक जाती है, या आपने कभी वॉमिट किया हो तो स्टमक से एकदम वेव आती है ऊपर की जानिब, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसको बोलते हैं पैरास्टालसिस मूवमेंट, जो किसी भी निवाले को, किसी भी फूड पार्टिकल को हमारे गले से सीधा स्टमक तक ले जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल्स होते हैं, या फिर हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो ब्लड की सर्कुलेशन को, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो ये 3 मसल्स है, स्केलेटन मसल, और ये मूवमेंट के लिए काम आते हैं। इसी तरह इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेटा क्या नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और इनके स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्पेसिफिक शेप होती है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज, यानी कि नर्व इम्पल्स। आप देखें आपके हाथ में कांटा चुभता है या पाँव में कांटा चुभता है, फ़ौरन वहाँ से एक मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन से ऑर्डर पास होता है कि यहाँ से अपना पाँव जल्दी से पीछे करें। या आपने कभी गर्म पतीली पे हाथ रख दिया हो, सोचें, तो आपको फ़ौरन गर्म फील होता है और हाथ आप पीछे करते हैं, तो वो मैसेज जाता है न्यूरॉन्स के ज़रिए बेसिकली, और इस मैसेज को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। तो ये हमारी पूरी बॉडी में चल रही होती है नर्व इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर इन इट। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, चौड़ा सा होता है, उसको सेल बॉडी बोलते हैं, और उसमें 2 शाखें होती हैं। शाखें 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, शाखें निकली हुई होती हैं, 2 किस्म की शाखें होती हैं। कुछ शाखें छोटी होती हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये नर्व इम्पल्स को बेसिकली रिसीव करते हैं। रिसीव करके ये ले जाते हैं नर्व इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है न्यूरॉन का। और दूसरी जो शाख है वो लंबी होती है, बड़ी लंबी धागानुमा होती है, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये रिसीव करती है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम सेल बॉडी, और
ये ले जाती है दूर, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, नर्व इम्पल्स को ले जाती है दूर, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो इनका काम है न्यूरॉन का बेसिकली मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। These blood cells are specialized to carry oxygen from lungs to the body tissue. अब रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स हैं बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको पता है हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जब हवा हम अंदर लेकर जाते हैं, इनहेल करते हैं, ये वहाँ से कैप्चर कर लेते हैं ऑक्सीजन और उसको पूरी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन को। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल। बाइकनकेव का मतलब होता है आप चबटे होते हैं, चबटे मतलब आपको पिक्चर पे नजर आ रहा होगा, बाइकनकेव दरमियान से पिचके हुए होते हैं और किनारे मोटे होते हैं। तो बाइकनकेव सेल होते हैं ये। इनका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा है ताकि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए एंड दे आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। इनके अंदर बेटा बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और बेसिकली हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीजन विद इट, बिकॉज हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए। मैमल्स, जो कि मैमल्स हैं जानदार, उनके जो रेड ब्लड सेल हैं, मेच्योर रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इससे बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है जब एक सेल में न्यूक्लियस भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीजन कैपेसिटी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ये कैरी आउट कर सकेंगे अपने साथ और सेल्स को पहुंचा सकेंगे। तो ये था इनका स्पेसिफिक फंक्शन। आप देख रहे हैं हम डिफरेंट सेल्स पढ़ रहे हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड लीवर सेल्स। अब जिगर के भी कुछ सेल्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। जो जिगर के सेल्स हैं उनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम विटामिन। इनके फंक्शंस भी बेटा बहुत डिफरेंट फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है। ऑब्वियसली इन सेल्स को भी डिज़ाइन किया गया है जिगर के यानी कि आपके लीवर के स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए। उसमें ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बच्चों, उसको कन्वर्ट किया जाता है आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर कर लिया जाता है आपके लीवर के अंदर। आयरन को स्टोर करते हैं अपने अंदर और कुछ विटामिन को स्टोर करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस ये करता है लीवर आपका। आप दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी सब्जियां ऐसी खाते हैं जिन पे स्प्रे होता है, और बहुत सारी आप टॉफ़ियाँ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। उनको डिटॉक्सिफाई करता है कौन? आपका लीवर। ये और बनाते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाते हैं आपका लीवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स, और रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जिनको हमने अभी पीछे पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स, उनकी एज होती है 4 महीने, 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स बाद उनको रिसाइकल किया जाता है। तो ये काम भी आपका कर रहे हैं लीवर सेल्स। अच्छा जी, उसके बाद है दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी रिक्वायर फॉर मेकिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन। इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, और ऑब्वियसली बड़ा न्यूक्लियस चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत से एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सी प्रोटीन्स को जनरेट करवाना है, और ये सब कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को एक्टिव और बड़ा होता है इसके अंदर। Large number of mitochondria provide a necessarily ATP for energy intensive process. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। हेपेटोसाइट्स के अंदर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि इतने जब काम हो रहे हैं लिवर सेल्स के अंदर तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो वो बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा हैं।
expansive network of SER, smooth endoplasmic reticulum, help for extension, detoxification and lipid synthesis. क्या है कि इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा हैं, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल के काम आते हैं और लिपिड सिंथेसिस के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। ये जब हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसके साथ इन डिटेल हमने इसके फंक्शंस लिखे थे। इधर भी मैं कमेंट में ये वीडियो भी उसका लिंक अटैच कर दूंगा ताकि बच्चा अगर कोई देखना चाहे वो वीडियो तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब हेपेटोसाइट्स क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ peroxisome which contain enzyme to neutralize toxin substance. peroxisome सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को। अच्छा, उसके अलावा हेपेटोसाइट्स जो लिवर सेल्स हैं उनके दरमियान डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स का मतलब नालियां होती हैं जो कलेक्ट करती हैं जो लिवर सेल्स की सक्रीशन को। लिवर सेल्स की जो सक्रीशन है बेटा उसको बाइल बोलते हैं और बाइल डक्ट्स हम उनको नालियों को कहते हैं जो कलेक्ट करती हैं लिवर सेल्स की सक्रीशन को। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा यहीं तक। जो टॉपिक था सेल स्पेशलाइजेशन, आपने उसमें देखा कि सेल्स किस तरह अपने काम, अपने फंक्शन और अपने स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड हैं, जिसमें आपने पढ़ा मीजोफिल सेल्स जो कि पत्तों में पाए जाते हैं, एपिडर्मल सेल पौधों की बैरूनी सतह एपिडर्मस बनाते हैं, मसल सेल जिसमें स्केलेटल मसल मूवमेंट के लिए काम आते हैं, कार्डियक मसल दिल की धड़कन के लिए, स्मूथ मसल जो कि पैरास्टालिसिस मूवमेंट एलिमेंट्री कनाल में काम आते हैं, नर्वस न्यूरॉन्स आपने पढ़ा, नर्वस टिश्यू कहने लगा था, न्यूरॉन सेल्स आपने पढ़े। न्यूरॉन सेल्स क्या करते हैं? पैगाम यानी कि नर्व इंपल्स को कैरी आउट करते हैं। रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज या ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं, और लिवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स जिसके बहुत ज़्यादा काम है, डाइवर्स काम है इसके, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड विटामिन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस और एटीपी एनर्जी, और इसके बहुत सारे काम हैं बेटा, बाइल प्रोड्यूस करना। तो यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।